गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग विषय रसायन शास्त्र कक्षा 9 का लेसन पहला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। दोस्तों, यह इस लेसन का दूसरा वीडियो है और जो यूजर्स नए हैं सबसे पहले इस लेसन का पहला वीडियो अवश्य देख लें ताकि ये और आसानी से समझ में आ सके, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। पिछले वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक को पदार्थ से रिलेटेड कवर किया था, जैसे कि पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में जाने थे, पदार्थ के भौतिक के कणों के गुणों के बारे में जाने थे, ठोस द्रव गैस के गुण के बारे में जाने थे, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये भी जाने थे, है ना, और भी कई सारे पॉइंटों का डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जानते हैं हम लोग कि क्वथनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है या वाष्पन होने लगता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, है ना, कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ होने लगता है या वाष्पित होने लगता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल को अगर गर्म किया जाएगा तो वह उबलना प्रारंभ हो जाएगा और वाष्पित होने लगता है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि द्रवनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है और यह द्रव का गलना या यह ठोस का गलना या द्रवनांक कहलाता है। ठीक है। तीसरा है कि संघनन किसे कहते हैं। ठीक है, संघनन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, यानी कि संघनन गैसों का किया जाता है। अब आइए इसका थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि ठोस, द्रव और गैस है। ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो द्रव के रूप में बदल जाता है और वही ठोस का द्रवनांक कहलाता है, और द्रव से जब ठोस में बदलता है तो वो द्रव का जमना कहलाता है। उसी प्रकार ठोस से सीधे वाष्प में जो बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है उसे भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। ठीक है, या इसे निक्षेपण भी कहते हैं। अब देखिए, गैसों का संघनन किया जाता है। गैस से द्रव का रूप संघनन कहलाता है, और द्रव से गैसीय रूप में बदलना क्वथनांक कहलाता है या वाष्पन भी कहलाता है। तो संघनन याद रखिएगा और क्वथन, द्रवनांक, ये तीनों डिफिनेशन क्लियर। अब जानते हैं हम लोग कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब इसे उदाहरण लेकर के समझा जा सकता है। जैसे जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 गुना 10 के पावर 5 जूल प्रति केजी होता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 केजी जल को वाष्पित होने में कितना ऊर्जा यानी कितना ऊष्मा की खपत होगा, 22.59 गुना 10 के पावर 5 जूल ऊष्मा खपत होगी। ठीक है। अब जानते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 केजी को उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस का द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है।
अब आइए इसे भी एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं। जैसे बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 3.47 गुना 10 के पावर 5 जूल प्रति केजी। इसका अर्थ क्या हुआ कि बर्फ के द्रव्यमान यानी 1 केजी बर्फ को पिघलाकर जल में परिवर्तित करने के लिए इतना ऊष्मा की यानी 3.347 गुना 10 के पावर 5 जूल ऊष्मा खपत होगा। तो ये था द्रवण की गुप्त ऊष्मा। फिर से एक बार जान लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 केजी को उसके द्रव्यमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। ठीक है, अब वाष्पन का भी हम लोग पिछले वीडियो में डिफिनेशन पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में क्वथन का भी डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वाष्पन में कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होते रहती है। ठीक है, कि वाष्पन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। जो भी वायुमंडल का टेम्परेचर होता है उन सभी तापों पर वाष्पन धीरे धीरे होते रहती है। क्वथन यह एक निश्चित ताप पर होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा अंतर है कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे ही होता है ना। वाष्पन जो है द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है, परंतु क्वथन में क्या होता है, यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं, है ना। जब हम गैस पे किसी पॉट को रख करके पानी को गर्म करते हैं तो देखते हैं जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है तो बुलबुले निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी सभी सतह पे होते हैं। तीसरा अंतर है कि वाष्पन से यानी ठंडक उत्पन्न होती है और क्वथन से जलन उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि गैस का दाब किसे कहते हैं। तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है तथा दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। तो ध्यान में रखिएगा कि गैस का दाब किसे कहते हैं कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस को कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। अब हम लोग पदार्थ की प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में जानते हैं। यह पदार्थ की चतुर्थ एवं पंचम अवस्था है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ की प्लाज्मा के बारे में। आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से एक आयनकृत गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र हो जाता है। और प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव और गैस के गुण से काफ़ी विपरीत होते हैं यानी अलग होते हैं, इसलिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। ठीक है, साथ ही पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी रहती है। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही यह चमकीले दिखाई पड़ते हैं। यह इसका फिगर है, इस तरह का प्लाज्मा चमकते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने सांख्यिकी गणना के आधार पर पदार्थ की इस अवस्था का सबसे पहले भविष्यवाणी किया था। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग उससे पहले
कंडेंसेट प्राप्त करने के पहले हम लोग जानते हैं बोसॉन कण क्या होता है। ठीक है, तो बोसॉन कण के बारे में आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण को दो श्रेणियों में से एक में रखा जा सकता है। एक तो है फॉर्मियन और दूसरा है बोसॉन्स। आपके आसपास के अधिकांश पदार्थों के लिए फॉर्मियम जिम्मेवार है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। जब आप एक साथ कई फॉर्मियम मिलाते हैं तो एक बोसॉन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी पदार्थ की पंचम अवस्था का भविष्यवाणी किसने किया था? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसका संघनन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो बोसॉन गैस को परम शून्य ताप के बहुत निकट तापमान तक ठंडा किया जाता है, जिससे संघनित होकर पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त होती है, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इस प्रकार बोसॉन को परम शून्य ताप के आसपास के ताप तक ठंडा करके ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखने योग्य बात है कि परम शून्य ताप कितना होता है का मान 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये परम शून्य ताप का मान होता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का अवशोषण के बारे में, कि किस पदार्थ में ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा होता है और किन पदार्थों में ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर यह समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। ऐसा पाया गया है कि काली या अन्य रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक करते हैं, है ना। इसको और भी पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं कि काली या अन्य रंग ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुओं के इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। साथ ही आपका सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य बात था ऊष्मा से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा ये जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाने पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बाद जाने पदार्थ की भौतिक प्रकृति यानी पदार्थ के कण के गुण के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग पढ़े पदार्थ की अवस्था के बारे में जाने, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। उसके बाद पढ़े ठोस पदार्थों के गुण के बारे में पढ़े, द्रव के गुण के बारे में पढ़े, गैसों के सामान्य गुण के बारे में पढ़े, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये जाने, साथ ही साथ वाष्पन किसे कहते हैं ये जाने थे। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी जाने। उसके बाद हम लोग क्वथनांक किसे कहते हैं, द्रवनांक किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, साथ ही साथ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में इस वीडियो में हम लोग जाने हैं। द्रवन की गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें, पदार्थ की प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में जाने और ऊष्मा का अवशोषण के बारे में जाने। ठीक है, संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।